पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, तहरीक कसास का आगाज़ हो गया, तहरीक एहतसाब का आगाज़ कल से हो जाएगा। ये दोनों तहरीकों का मंतकी अंजाम क्या होगा? माजी में जो दो तहरीकें चली थी, जो धरने की शक्ल में हमने देखी, उसके नताइज हमारे सामने। अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अपने आप को एक मजबूत वज़ीर आज़म समझ रहे हैं, तो ये दोनों तहरीकें, इनका अंजाम क्या होगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, उस हवाले से कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में जो इदारे हैं, उनमें भी लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। दावे किए जा रहे हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया, लेकिन स्टील मिल के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही, PIA के कुछ मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक से इनका ताल्लुक है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और फोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इससे पहले कि नाज़रीन हम तहरीक कसास और तहरीक कसाब पे आएँ, सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स वहाँ पे महसूर हैं, अभी तक आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के उस हवाले से जो इक़दामात हैं वो लगता है कि उस तरह के नहीं है। मैंने इस हवाले से जब कुछ मालूमात हासिल की तो पता लगा कि ये दोनों जो फैक्ट्रीज हैं जिनके ये मुलाजमीन हैं, कंपनीज, वो साद हरीरी साहब की हैं। ये जी हाँ, ये वही साद हरीरी साहब हैं जो मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान आए थे। रफ़ीक हरीरी साहब के साहबजादे हैं और उनकी ये दोनों कंपनीज हैं जिनकी वजह से ये पाकिस्तानी वर्कर्स जो सऊदी अरब गए हुए थे ये इस हाल में पहुंचे हुए। और अभी तक हमारी इतलात ये है कि वहां पे सिर्फ एक एम्बेसडर को कह दिया गया है। इंडिया ने अपना मिनिस्टर भेजा, फिलीपींस ने अपना मिनिस्टर भेजा, लेकिन हमने वो इकदामात नहीं किए। ये वो पाकिस्तानी हैं जो रेमिटेंसेस भेजते हैं बिलियंस की। ना सिर्फ ये, जब ये पाकिस्तानी बैरून मुल्क एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे होते हैं तो हर पाकिस्तानी इनमें से 2200 रुपए जमा करवाता है हुकूमत पाकिस्तान को। और ये 2200 रुपए जो हैं ये मिनिस्ट्री के पास जमा होते हैं। अगर हम पिछले 1.5 साल की फिगर्स उठा के देखें तो पिछले साल तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए, इस साल अभी तक तकरीबन 4 लाख। तो ये तकरीबन 3.08 अरब रुपए बनते हैं जो इन लोगों के हैं। वजीर आजम साहब ने वतन वापस आना था, उनके लिए PIA का जहाज भेजा गया जिसमें पता लगा कि जी कौमी खजाने को इतने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन इन लोगों के लिए, इनको वापस लाने के लिए जहाज नहीं भेजा जाता। वो लोग जो कि 3 अरब रुपया सिर्फ जमा करवा के जाते हैं और रेमिटेंसेस बिलियंस की उसके अलावा भेजते हैं। ना सिर्फ ये, अगर आप इदारों की तरफ नजर उठाएं तो पाकिस्तान स्टील मिल के वर्कर्स, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही और उसकी वजह क्या है? क्योंकि जी हमने ये प्राइवेटाइज करना है और प्राइवेटाइजेशन की जो कहानी है कि एक चलते हुए इदारे को पहले गैस बंद कर दी जाती है, पैसे नहीं दिए जाते, उसको फेल किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता और फिर कहते हैं कि जी अब तो तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं है। PIA में भी आजकल यूनियन ने एहतजाज किया कि जी हमें भी तनख्वाहें नहीं मिल रही। रेडियो पाकिस्तान के कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, वो भी ये बात करेंगे जी तनख्वाहें नहीं मिल रही। और फिर हम दावे सुनते हैं कि जी हमने कशकोल तोड़ दिया। और कशकोल तोड़ा भी कैसे कि इतने अरबों डॉलर्स के आपने कर्जे मुल्क पे चढ़ा दिए, जब वो वापस करने की बात आएगी तो उसकी भी हवाले से आपको तफसीलात किसी दिन बैठ के इंशाल्लाह तफसील के साथ बताएंगे। अब जब बात होती है तहरीक कसास की और तहरीक एहतसाब की, बिल्कुल पाकिस्तान अवामी तहरीक का जज्बा भी सही होगा, तहरीक इंसाफ का भी, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ साहब इतने मजबूत हैं और मजबूत हुए कैसे? इस पे मेरे पास एक थ्योरी है जो कि तारीखी हकायक से इस्टेब्लिश होती है कि मुख्तलिफ इदारों में जो लोग बैठे होते हैं उनको ये अश्योरेंस दी जाती है और प्रैक्टिकली साबित किया जाता है कि जनाब अगर आप नवाज शरीफ साहब की जी हजूरी करेंगे, उनके मुफादात का आप ख्याल रखेंगे तो आपको या तो अभी कंपनसेट किया जाएगा, अभी कंपनसेट नहीं किया जा सकता तो बाद में किया जाएगा। आपको नाज़रीन याद होगा कि रफीक तारड़ साहब जो कि एक जज थे, कोयटा ब्रीफ केसेस लेके गए और उसके बाद उन्हें सदर पाकिस्तान बना दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले लोग थे, जो नारेबाजी करवा रहे थे, उनमें से आज भी चंद लोग मिनिस्टर्स हैं, कुछ लोगों को उसमें सजाएं भी हुई, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया। जब आप फौज का हाल देखते हैं तो वहां पे ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, उनको रैंक्स जिस तरह से लगाए गए और फिर जो हालात डेवलप हुए वो एक अपनी कहानी, लेकिन ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जिनको कि फौज से बर्खास्त कर दिया गया, तमाम उनके रैंक्स वगैरह वापस ले लिए गए। नवाज शरीफ साहब ने उन्हें फिर कंपनसेट कर दिया, एक और नौकरी दे दी और जब जेर हिरासत है उस वक्त भी उनको मैसेज दिया गया कि जनाब आपकी कुर्बानी को हम नहीं भूलेंगे और आपको एडिक्वेटली कंपनसेट किया जाएगा। तो इस वक्त जो इदारों का, जब पनामा लीक्स का मामला आया सामने और लोगों ने कहा कि जनाब पाकिस्तान में कोई भी इदारा हरकत में नहीं आ रहा, कोई भी इदारा एक्शन नहीं ले रहा, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तमाम लोगों को यह एश्योरेंस दी जाती है कि जनाब आप हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, हम आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे।
एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, इससे पहले कि मैं सवाल का आपसे बाकायदा आगाज़ करूं, मॉडल टाउन जिस पे तहरीक कसास शुरू हुई है, इस हवाले से ताहिरुल कादरी साहब ने अगस्त 2014 में एक बात की, जब वो आर्मी चीफ से गालिबन मिल के आए थे और उन्होंने बताया कि जनाब मैंने क्या बातचीत की थी उनसे, जरा वो एक दफ़ा सुन लेते हैं। मैंने ले जाके जनरल राहील शरीफ साहब को सबसे पहले FIR दिखा दी और उनको बता दिया कि कितना बड़ा फ्रॉड किया है। अगर पहले कदम पर वो ये फ्रॉड कर रहे हैं तो आगे उनकी सूरत हाल क्या होगी। आर्मी चीफ ने वो सारी FIR देख ली, उनको पूरी समझ थी इस बात की और वो खुद हैरान रह गए कि ये सरासर धोखा हुआ है। और सुबह इंशाअल्लाह सबसे पहली बात वो इस FIR को कैंसिल करवा के सही FIR को दोबारा दर्ज करवाने की करेंगे। दूसरा 3.25 घंटे इस पर लगे कि पूरा एजेंडा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये इस मुल्क में FIR कटवाने के लिए भी ताहिरुल कादरी साहब को आर्मी चीफ की मदद लेना पड़ी। 2016 में जब ताहिरुल कादरी साहब वापस आए तो तकरीबन 17 जून को जो इन्होंने रात को खिताब किया उसमें भी इस FIR का उन्होंने हवाला दिया और क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। जनरल राहील शरीफ साहब ने इन बेकसों मजबूरों की FIR कटवाई थी। हम कानून की जंग लड़ते रहेंगे मगर यहां से इंसाफ मिलना नहीं। हम डटे रहेंगे, झुकेंगे। जी एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, आर्मी चीफ की इंटरवेंशन से FIR तो कट गई, 2 साल हो गए इस वाक़े को, हुआ क्या, निज़ाम किधर है? देखिए आर्मी चीफ की मदद से FIR का कटना बज़ाते ख़ुद ये जाहिर करता है कि इस मुल्क में इंसाफ के मामलात जो हैं वो किस हद तक तहस नहस कर दिए गए। अब वहाँ से आगे जो मुकदमा है वो तो आर्मी चीफ ने आगे लेकर नहीं चलना था। ये ऐसे ही है जैसे आजकल हम बहस करते हैं कि देखें जी वो रेंजर जो हैं और इस तरह आर्मी चीफ की इंटरवेंशन से FIR क्यों? कम से कम FIR तो काटी ना, FIR तो कटी, वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब उसको आगे लेकर चलना, जैसे मैंने कहा कि वो तो आर्मी चीफ का काम नहीं था। ये ऐसे ही है कि गधे को कुएं पे तो ले जाएं, पानी कौन पिलाए। I'm sorry, मैं बड़ी क्रूड सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मगर एक लिमिट होता है ना हर एक का, तो वहां तक ले जाकर तवक्को ये की जा रही थी कि अब इसको आगे चलाया जाए। फिर वो आगे पुलिस का महकमा आता है, फिर आगे उसकी प्रोसिक्यूशन का महकमा आता है, फिर आगे उसकी अदालतों में लेकर उसको जाने का मामला आता है। ये सारे स्टेप्स कौन करे? ये सारे स्टेप्स कौन करेगा? शफमुत साहब, आप तो उस पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा भी हैं, आपके पास भी बड़े इश्यूज आए, फाइनेंस कमेटी में भी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी 480 बिलियन की सर्कुलर डेट पेमेंट का इशू भी आया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मॉडल टाउन की FIR आपने सुना क्या कटवाने के लिए आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी और उसके बाद फिर वहीं की वहीं चीजें खड़ी हैं। ये निज़ाम वाकई फंक्शन कर रहा है हमारा? क्या हम एक नाकाम रियासत बन चुके हैं या बनने की तरफ जा रहे हैं? ये निज़ाम तो इस लिहाज से कि पार्लियामेंट भी मौजूद है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, उस लिहाज से निज़ाम तो चल रहा है, लेकिन ये जो इनका तरीका वारदात है ये फ़िरौनियत पे मबनी है। और 2 चीज़ें हैं, या तो ये डरा धमका के कोई जुल्म करके अपनी मर्जी करवा लेते हैं, या ये कारोबार करते हैं कि भाई ये ले लो और वो दे दो, ये ले लो। सो या कारोबार है या डराना धमकाना है या जुल्म है। जो मॉडल टाउन में हुआ वो जुल्म था, उसमें लोगों को मारा गया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही जब तक ये ताकत में है ना ही कुछ होना है। तो इसलिए ये जमहूरियत के उससे तो आते हैं, लेकिन इनका सारा रवैया जो है वो डिक्टेटोरियल है, इनका सारा रवैया जो है वो फिरौनियत का है, वो जमहूरी बिल्कुल नहीं है और जमहूरी इदारों की कोई परवाह नहीं है। पार्लियामेंट में आते नहीं है, ना ये खुद आते हैं ना इनके वजीर आते हैं। फैसले जो हैं ये कैबिनेट मीटिंग 7-7 महीने 8-8 महीने नहीं बुलाते। जो और आईनी इदारे हैं जिस तरह के इंटर प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं वो उनको नहीं बुलाते। सो मकसद ये है कि ये सारा का सारा एक बादशाहत के तौर पे मुल्क को चलाते हैं। तो बाकी निज़ाम तो ठीक है, बाकी वो निज़ाम के सारे खत खाल तो मौजूद हैं, लेकिन इनका रवैया जो है वो बिल्कुल बादशाहाना और फ़िरौनियत का है।
निसार खोड़ो साहब, जब हम सिंध और कराची पे नजर डालते हैं तो वहां तो हमें नजर आता है एमक्यूएम के हवाले से भी जो जेआईटी रिपोर्ट्स होती हैं वो सामने आ जाती हैं, डॉक्टर आसिम हुसैन का बयान वो भी सामने आ जाता है। मॉडल टाउन के हवाले से एक बाकिर नजफी साहब की एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। क्या समझते हैं आप, क्या वजह है? इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं कि जनाब सिंध और कराची से रिलेटेड वो तमाम मामला पब्लिक होंगे, लेकिन बाकिर नजफी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि वो मंजर आम पे नहीं आ रही? सर पहले तो माफ कीजिएगा, ये सिंध और कराची कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। कराची पाकिस्तान के सूबे सिंध का दारुल हुकूमत है और कराची एक शहर है जहां फौजी ऑपरेशन या रेंजर्स का ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल निसार खोड़ साहब, मैं अगर आप इजाजत दें, ये मैं डिस्टिंक्शन इसलिए की क्योंकि जब रेंजर्स के मामलात के इख्तियारात की बात आती है तो उसमें सिंध हुकूमत कराची और सिंध का डिस्टिंक्शन खुद सिंध हुकूमत करती है। खैर वो जो करती हो सो करती हो, लेकिन मेरी अपनी राय हो सकती है और मैं आपके माजरत मांगकर आपसे कह रहा हूं कि इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सिंध और कराची का तनासब कुछ और हो जाता है, ये करना नहीं चाहिए। रही बात के देखें किसके पास थे डॉक्टर आसिम या कौन, इंटरोगेशन कहां हुई और ये वीडियोस किसके पास होंगे। अगर कोई रिपोर्ट लीक होती हैं तो उसका जिम्मेदार मैं मीडिया को क्यों कहूं, मीडिया को किसी ने पहुंचाई। ये हम सब जानते हैं कि इस तरह की इंटरोगेशन कोर्ट में क्या हैसियत रखती हैं। यकीनन कोर्ट में अपनी कन्फेशन या जो भी बयान देना होता है उसकी एक अलग सी एक वैल्यू होती है और पुलिस की इंटरोगेशन में कोई बात होती है तो उसकी अलग सी वैल्यू होती है। हमें अफसोस है कि ये लीक करके और वीडियो चला के और ऐसी बातें की गई कि जो आगे जाके पता नहीं प्रूव हो सकें या ना हो सकें। यकीनी तौर पर कोई वीडियो लीक हो जाती है, कोई रह जाती है, तो उसके लिहाज से सिंध हुकूमत को इस तरह से डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराना भी यकीनी तौर पर शायद मुनासिब नहीं है। राइट, मैं बाकिर नजफी की रिपोर्ट का सवाल था मेरा। बासित नकवी की रिपोर्ट का यकीनी तौर पर हुई होगी, यकीनन या तो रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई होगी या किसी ने मंजर आम पे लाना मुनासिब नहीं समझा होगा। तो सिंध में रिपोर्ट्स होती है वो तो मंजर आम पे लाना बड़ा मुनासिब होता है। जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट में ऐसा आपके ख्याल में क्या है कि वो मंजर आम पे नहीं आ रही, क्या वजह हो सकती है? मैं अपनी लाइलमी पर आपसे मुआजरत कर रहा हूँ, ये किस बारे में रिपोर्ट बनानी थी वो जरा बता दें। मॉडल टाउन के सानहे पे बनी थी। मैं खुर्रम नवाज गंडापुर साहब से पूछ लेता हूँ, आप सुनिएगा, आपको तनाजुर इसका समझ आएगा। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट, आप तो इसमें पार्टी थे, आपको वो रिपोर्ट मिल गई अभी तक? वो रिपोर्ट बाकी उन रिपोर्टों की तरह छुपा दी गई जो इस आले शरीफ के ख़ानदान का रिवायती किरदार रहा है। आपने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया किस तरीके से ये सरकारी अफसरों को पालते हैं, उनको नवाजते हैं और उनकी लॉयल्टीज़ ख़रीदते हैं। फवाद हसन फवाद एक ऐसा अजीब व गरीब नमूना है जिसके बगैर प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं चल सकता। तौकीर शाह साल तक यहाँ पंजाब में रहे, शहबाज शरीफ साहब को दूसरा कोई ब्यूरोक्रेट नज़र नहीं आता था। उसकी वजह यह थी कि ये लॉयल्टीज़ ख़रीदते हैं एंड दोज पीपल हु कैन सेल देयर लॉयल्टीज़ 100% उन्हीं को ये अपने साथ रखते हैं। रहा बाकिर नजफी साहब की रिपोर्ट का, मेरे बहुत सीनियर हैं निसार खोड़ो साहब, लेकिन बड़े दुख से मैं ये कहता हूँ कि जनरल सेक्रेटरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम खोसा साहिब और पंजाब के जो सदर हैं मोहतरम वट्टू साहिब 31 को हमारे सेक्रेटेरिएट में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आए और जो जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट की पब्लिकेशन के बारे में जॉइंट स्टेटमेंट है उन पे उन्होंने दस्तखत किए। तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर सेक्रेटरी जनरल एक पार्टी का साइन करता है तो दैट
At least I consider that to be the official position of ऐसी that क्या party. चीज है? आप तो एक पार्टी, आपने कोई लीगल फोरम्स इस्तेमाल किए कि जनाब ये रिपोर्ट पब्लिक होने चाहिए, हम एक पार्टी है, हमें इस रिपोर्ट की कॉपी मिलनी चाहिए, कोई ऐसे स्टेप्स आपने लिए? उसका तमाशा ये हुआ है, 1.5 साल से हम हाई कोर्ट में हैं, पंजाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 1.5 साल हो गया हमारी पिटीशन पड़ी हुई है, और अल्लाह पाक उनको हिदायत थे, जो पुराने चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने बेंच ही ऐसा तश्कील दिया था जिसमें एक जज साहब ने चंद माह बाद रिटायर होना था, और दिस वाज डन डिलिबरेटली। वो रिटायर हो गए, हमारी पिटीशन वहीं पेंडिंग है, और नया बेंच तश्कील ही नहीं देते। तो जब तक नया बेंच तश्कील नहीं होगा, वो हमारी रिपोर्ट, हमारा जो केस है वो सुना ही नहीं जाएगा। अली जफर साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं इस वक्त, वो हमारे वकील हैं इस केस में, आप उनसे इसकी तफासील ले सकते हैं। हमने तो हर फोरम एग्जॉस्ट किया। जब मॉडल टाउन का सानिया हुआ, इन्होंने FIR करा दी, FIR हमारे खिलाफ कराई, खुसूसन मेरे खिलाफ कराई गई। तो मैं तो हुकूमत को कहता हूं कि अगर मैं ही मुजरिम हूं तो कम अज कम मुझे ही पकड़ लें, इंसाफ के तकाजे तो पूरे करें ना। ये सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए FIRs लॉन्च करना, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पुराना वतीरा है। हमें एक्यूज किया गया है कि हमने अपने वर्कर्स को खुद कत्ल किया है। ये दुनिया की अजीब मंतक है, ये दुनिया में कहीं मंतक ये इस्तेमाल नहीं होती। फिर बाकिर नजफी साहब की रिपोर्ट का एक हिस्सा कामरान शाहिद साहब ने दुनिया में मंजर आम पे लाए, वो बड़ा ब्रीफ सा हिस्सा था, और उसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की तरफ उंगली उठती है, बल्कि पूरा हाथ शहबाज शरीफ साहब की तरफ है, और पंजाब हुकूमत को वो टोटली ब्लेम करती है रिपोर्ट फॉर व्हाट हैपेंड इन मॉडल टाउन। अब अगर हुकूमत पब्लिश ना करे, हीले बहाने करे, तो हम तो मोहतरम एहतजाज कर सकते हैं। हम बिल्कुल तो ठीक है। निसार साहब, अब आपको जस्टिस बाकिर नजफी साहब की रिपोर्ट मॉडल टाउन में जो सानिया हुआ था, जो शहादतें वहां पे हुई थी, उस हवाले से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी। जब इस तरह की रिपोर्ट कमीशंस बिठाए जाते हैं तो शायद उसकी वजह ये होती है कि ना ये रिपोर्ट्स पब्लिक होंगी। अब TORs कमेटी जो बन रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी, वो भी इसी मामले पर बैठी कि कमीशन बना दिया जाए। जब मॉडल टाउन के कमीशन की जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आ रही, तो लोगों को कितना एतबार होगा पार्लियामेंट्री कमेटी और TORs पे? दोबारा 9 अगस्त से आप लोग भी जाके बैठने लगे हैं दोबारा इस कमेटी के साथ, तो लोग क्या उम्मीद रखें इससे? गुजारिश करूं कि जनाब लतीफ खोसा साहब या मंजूर वट्टू साहब ने यकीनन यादाश्त पे दस्तखत किए होंगे कि हाँ ये रिपोर्ट मंजर आम पे आनी चाहिए, और हम भी कह रहे हैं कि मंजर आम पे आनी चाहिए। मॉडल टाउन का सानिया जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा था, और किसने मारा वो कोई छुपी हुई बात नहीं थी। और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो सानिया है इसकी इंटरोगेशन होनी तब, ये फेयर इंटरोगेशन होगी तब जब चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी से जरा हट जाएंगे। हमने तो उस वक्त भी कहा था कि ये चीफ मिनिस्टर के होते हुए रिपोर्ट कैसे बनेगी, कौन बनाएगा रिपोर्ट। लेकिन अब जस्टिस साहब से भी पूछना चाहिए कि वो रिपोर्ट उन्होंने बना के पेश की है हुकूमत को, ये यकीनन उसकी तस्दीक या तरदीद होनी चाहिए कि आया रिपोर्ट वो तैयार भी हुई या नहीं हुई। तैयार हो गई, सबमिट हो गई, और उसके बाद पब्लिक नहीं की गई। ये जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने दे दी है वहां जी। अगर कह रहे हैं तो फिर सारी जमातों को डिमांड करना चाहिए कि रिपोर्ट को आया होना चाहिए। राइट, मैं वेरी क्विकली शफकत महमूद साहब, जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट निसार फरोज साहब को आपने सुना, वो कहें तमाम जमातों के ये डिमांड होनी चाहिए कि रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। 9 अगस्त को दोबारा आप पार्लियामेंट्री कमेटी जो TORs पे है उसका शायद आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। अभी तक की जो इतलात हैं कि शायद आप उस प्रोसेस का दोबारा हिस्सा बने। एक और कमीशन, एक कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, दूसरा कमीशन बनेगा, हनूज दिल्ली दूरस रिपोर्ट आएगी, पब्लिक होती है नहीं होती। आप ऐसे प्रोसेस का हिस्सा क्यों बनते हैं? मेरी जाती राय में इन्होंने कभी TORs को नहीं मानना, और मेरा ख्याल है कि अगेन मेरी जाती राय है कि अगर इन्होंने इस दफा भी ना माना तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए ऐसी किसी भी कमेटी का मेंबर होना मुश्किल हो जाएगा।
और मेरा ख्याल है कि मुझे तो नजर नहीं आता पिछले 3-4 महीने से ये मामला चल रहा है। और ये नहीं, अब तो स्पीकर साहब ने इनविटेशन दी है ना कि 9 अगस्त को आए, आप उनसे मुलाकात करें और इस प्रोसेस को रिवाइव करते हैं। आपकी पार्टी तो दोबारा उसका हिस्सा बनने जा रही है। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि एक लिहाज से आप कह लें कि लास्ट चांस है। अगर उस दिन जब लास्ट टाइम बॉयकॉट हुआ था, शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकल के आए थे, उस वक्त भी कहा था कि जी खत्म हो गया मामला, अब इसके बाद दोबारा नहीं बैठेंगे, टाइम वेस्ट है, हुकूमत डिले कर रही है। तो अब उस डिलेइंग प्रोसेस का, हुकूमत की जो डिलेइंग टैक्टिक्स है ऑपोजिशन को डिवाइड करने की, तो उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक जेन्युइनली एक लास्ट चांस है। अगर इन्होंने ना माना, जो कि मुझे यकीन है कि नहीं मानेंगे, तो फिर हमारे लिए ऐसी किसी कमेटी का मेंबर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। राइट नाजरीन, शफकत महमूद साहब तो कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं मानेगी। हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी फाइनलाइज हुई थी उसमें यह था कि इस प्रोसेस को डिले किया जाए, जितना ज्यादा डिले किया जाए उतना अच्छा है। और एक फाइनल स्टेज, अगर ये तहरीकों में कुछ जान हुई, तहरीक क़सास या तहरीक एहतसाब में, तो फिर अल्टीमेटली किसी स्टेज पर जाके हम ट्यूआर्स मान भी जाएंगे। लेकिन तब तक इस मामले को लंबा खींचा जाए। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तहरीकों का अंजाम क्या होगा। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, सिंध के हवाले से JITs भी आ जाती हैं, वीडियो बयानात भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं हुई? देखिए, उनकी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मैं समझता हूँ जो फाइनल पार्ट था, कम से कम उसके अंदर ये हमें नज़र आ गया कि उन्होंने किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराया, पंजाब हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया। और क्लियर होके ये जो रिपोर्ट है ये फिर मीडिया के पास भी आई और मुझे मालूम है कि इसके ऊपर 1-2 प्रोग्राम भी किए गए। उसके बाद ये जो एक पेज था जिसके अंदर ये फाइंडिंग्स थी, फाइनलाइज थी, उसको भी गायब कर दिया गया। तो साफ जाहिर हो गया ना कि ये आप नहीं चाहते कि लोगों तक पहुंचे। और बाय द वे, ये जो नजफी साहब थे, बाकिर नजफी साहब, ये उनके अपने बंदे थे जिसको उन्होंने खुद यानी इसमें डाला था, और 1 मैन ये कमीशन था। और जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते रहे कि हमें भी शामिल करें ताकि जो बंदा आप लगाना चाहें, 1 हो या 2 हो, जो भी हो, उसमें हमारी भी मुशावरत होनी भी चाहिए थी। मगर उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ, अकेले लगाया गया। और अकेले की रिपोर्ट जब आई, और इससे पहले आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी तरफ कोई उंगली उठी तो मैं खुद को हाजिर कर दूंगा। ये ऐसे ही है जैसे पनामा लीक्स में चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए। यानी ये भी जो है एक तरीका कार है कि मैं हाजिर हूँ, मैं तो जी एहतसाब के लिए हाजिर हूँ। तो जो ही बात आगे चलने लगी उससे आप मुकर गए कि जनाब ये तो TORs बनाए, फिर हम देखेंगे। और आज बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इसका हिस्सा नहीं है। इसी तरह उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर मेरी तरफ उंगली उठी, और अभी आपने शुरू में कहा उंगली नहीं बल्कि हाथ उठा, उन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि इसमें चीफ मिनिस्टर, पंजाब हुकूमत, उनको डायरेक्टली ब्लेम किया। तो काश उसके ऊपर फिर जब हाथ उठा था तो आते सामने। मगर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फौरी तौर पे उस कमीशन की रिपोर्ट को गायब भी कर दिया गया, पब्लिक भी नहीं की गई, और एक नया कमीशन जो है उसको बना दिया गया। और वो फिर कमीशन कुछ इस तरह का बना जो कि 1 साइडेड अगेन, दूसरी साइड ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो एहतजाज के तौर पे, चूंकि आप हमें शामिल नहीं कर रहे, तो जो पार्टी अफेक्टेड है उसको आप शामिल क्यों ना करें। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही है कि जैसे FIR यानी मारने वाले आप, और FIR जिनके लोग शहीद हुए उनके खिलाफ FIR, ये गैर मंतकी बातें हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही में हो सकता है, और इसी दौर में हो सकता है जो कि बादशाहत का दौर है। कहने को नाम जमहूरियत का है, कोई जमहूरियत की इक़दार या उनकी पासदारी किसी स्टेज पे होती हो तो आप बता दें। ये मामले जो आज आप देख रहे हैं, ये सड़कों पे क्यों लोग निकले हैं? ये धांधली वाला मामला तो सड़कों पे क्यों निकले थे? उससे पहले निसार खुरोश साहब एक एक्सपीरियंस सियासी लीडर, इनसे जानता हूं। निसार खुरोश साहब, तहरीक क़सास और तहरीक एहतसाब, इनका अंजाम आप क्या देख रहे हैं? देखिए सर, जब हुकूमत पर उंगली उठे और चीफ एग्जीक्यूटिव पर उंगली उठे, उनके ख़ानदान पर उंगली उठे, तो यकीनन लोगों को हक पहुंचता है कि वो सवाल करें। और वो सवाल उन्होंने पहले भी किया था, धरने मारकर, धरने लगाकर एक प्रेशर कायम करने की कोशिश की गई थी। उस धरने के दौरान हो सकता है कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई, चाहे रेडियो स्टेशन और TV स्टेशन का वाकया हो या पार्लियामेंट हाउस में घुस जाने का वाकया हो,
लेकिन एक और वाकया भी हुआ था जहां वो इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब दोनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने गए थे, और मिलने के बाद उनको यकीनन बताया होगा ये सारी सूरत-हाल, मॉडल टाउन का भी बताया होगा, तो दूसरी चीजों का भी बताया होगा। अब ये सारे के सामने सारी बात आई है और फिर आप शिकवा कर रहे हैं कि जी रिपोर्ट अभी तक छुपाई गई है, तो फिर ये सारे जो दोस्त जिनको सब पता है कि क्या हुआ, उनको भी तो कुछ ना कुछ हरकत में आना चाहिए, पूछगछ करनी चाहिए, पता करना चाहिए, प्रेशर माउंट करना चाहिए कि जी रिपोर्ट अनाउंस करो। अब शहबाज शरीफ साहब क्यों रिपोर्ट अनाउंस करेंगे? अगर उनके हाथ डूबे हुए हैं, अगर उनके हाथ कहीं ना कहीं मुलविस हैं, तो सीधी सी बात है वो जितनी कोशिश हो सकेगी उनसे वो छुपाते रहेंगे। लेकिन इन सारी चीजों का हमारे पास क्या तर्क रहता है? हमारे पास तो यही पब्लिक प्रेशर रहता है। निसार खोर साहब, इस सारे 58 प्रोसेस तो में नहीं पाकिस्तान चाहते। पीपल्स पार्टी किधर खड़ी होगी? जनाब आली, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहां 58(2)B की फिर से बात कोई दोहराई न जाए। रही बात पब्लिक प्रेशर की, तो यकीनन पब्लिक प्रेशर और पब्लिक पब्लिक को हक पहुंचता है कि वो हुकूमत को अकाउंटेबल करें। जब ये सारे इदारे चुप करके बैठे हुए हों, मैं एक सवाल करता हूं, इतना सारा कुछ हुआ है, इतने सारे कुछ लोग बोल रहे हैं, इतना प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठ रही है, उसके खानदान पे उंगली उठी है, मैं ये पूछ सकता हूं कि जुडिशरी क्यों चुप करके बैठी हुई है? कोई सुओ मोटो एक्शन लेने की बात क्यों नहीं कर रही है? आप पिटीशन क्यों नहीं फाइल कर देते सुप्रीम कोर्ट में? सर, मैंने तो की इलेक्शन कमीशन में, मैं तो गया इलेक्शन कमीशन में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो सड़क के पार ही सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल कर देते हैं। मैं माजरत के साथ, माजरत, मैंने लफ्ज क्या कहा? मैंने कहा ये सारे इदारे जिनको सारे हालात का पता है, उनका लुबे लुबाब यह है कि अब पनामा लीक्स है, पनामा पेपर्स हैं। अब पनामा पेपर्स किसके बारे में? चीफ एग्जीक्यूटिव बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं कि भाई एहतसाब शुरू करो तो वहां से शुरू करो। ये सारा पब्लिक कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी कह रही है तो मतलब पब्लिक कर रही है, और वो पब्लिक की डिमांड है। ये पब्लिक की डिमांड है, तो फिर यकीनी तौर पर हमने पिटीशन नहीं दाखिल की, किसी और जमात ने नहीं की, लेकिन क्या जुडिशरी जो छोटे छोटे मामले पर सुओ मोटो एक्शन की बात करती है कि बारिशें पड़ रही हैं कोमरी में, वहां से पानी बहता है, उसके साथ मट्टी आती है, इसलिए रावल डैम जो है वो भर जाएगा, इस पे हम सुओ मोटो एक्शन लेते हैं, ये तो कर सकते हैं। यहां पर चुप बैठे हैं। आपका सवाल यकीनन ये जुडिशरी आंसर कर सकती है। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, आपकी तहरीक का रखता हूं ना, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी इस्लामाबाद में धरना दिया, 2014 में भी धरना दिया, दोबारा आप तहरीक लेके आ गए। इस तहरीक कसास का अंजाम पहले की तरह का होगा? बहुत से लोग ये सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं, साथ ये भी कहते हैं जनाब ये क्या किया तूने कि एतबार खो दिया, 2 दफा आप आए, इतने बड़े बड़े आपने बयानात दिए और उसके बाद टिकट कटा के आप कनाडा चले जाते हैं। मैं खोड़ो साहब की दोनों बातों की मुकम्मल तायीद करता हूँ। पहली बात उन्होंने जो कही वो बड़ी जुबानी है, मैं वो वही बात खुल के करता हूँ कि जिन इदारों को ये मुल्क में जो लूट मार और दहशत गर्दी हो रही है और दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही हो रही है और पनामा लीक्स में जो नाम आ रहे हैं, तो वो इदारे क्यों नहीं हरकत में आते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट कराची के साइन बोर्ड्स पे सारी दुनिया को लाइन हाजिर करके और उनको तो वार्निंग्स भी देती है, उनको डेडलाइंस भी देती है। जहां पंजाब की बात आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाती है। क्या वो 100 बदनसीब शहरी पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनके पाकिस्तान में हुकूक नहीं थे? प्रेग्नेंट औरतों को डायरेक्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी गईं। वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जहां सुपरिटेंडेंट पुलिस खड़े होकर कह रहे हैं कि इनको पत्थर नहीं मारने, इनको गोलियां मारनी है। ये रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं बाय मल्टीपल चैनल्स। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह नजर नहीं आता? और जुल्मतों के जो दौर होते हैं वो तारीख में हमेशा आते रहे हैं, लेकिन जुल्मतों के दौर हमेशा उम्मीद की किरण नजर आती है और फिर एक सुबह आती है जो इंसाफ की सुबह आती है। इंसान बेसब्रा होता है,
मैं तो आज भी ये यकीन रखता हूं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, मेरा इस हवाले से एक तो जो सवाल मैंने आपसे डायरेक्टली किया था, मॉडल टाउन का किसास होगा और उस किसास के नतीजे में खुदावंद ताला का फरमान है कुरान पाक में, वलकुम फिल किसास हयात, कि ए ईमान वालो तुम्हारे लिए किसास में ही जिंदगी है, और ये इसलिए है कि तुम कहीं खूनरेजी और बर्बादी से बच जाओ। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट था आपसे। मैं आपसे दोबारा अगर कहते हैं तो सवाल रिपीट कर देता हूं। लोग क्यों एतबार करें? दो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो चुके हैं, और दूसरी इसी से रिलेटेड, आप सुप्रीम कोर्ट में तो आपकी पिटीशन चल रही थी, और हमारी आजाद अदलिया है, उसकी यकीनन कोई ना कोई लीगल पॉइंट्स होंगे, और पूरे एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट यकीनन उस पर कुछ ना कुछ कर रही होगी। लेकिन आपने तो जाके एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने था, आपने तो जाके आज एक मिनट सवाल सुन लेना, आपने तो जाके GHQ का दरवाजा खटखटाया था। ताहिरुल कादरी साहब तो जाके जनरल राहिल शरीफ साहब से मिले थे, उसके बाद ये FIR हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो FIR नहीं हुई थी। क्या हुआ उस पे? जो निसार खोर साहब इदारों की बात कर रहे हैं, आपने दोबारा वहां पे सवाल किया? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर एक अटका दी जाए, उस पे सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, लेकिन 14 पाकिस्तानी कत्ल हो जाएं, शहीद कर दिए जाएं और 85 जख्मी हों, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नजर नहीं आता। बात यह है, इदारों का प्रॉब्लम यह है कि इदारे सारे के सारे वन साइडेड हैं। इदारे वन साइडेड हैं, इंसाफ देने से कासिर हैं। क्या जरूरत थी एक सीनियर सिविल जज को जाके सुप्रीम कोर्ट में रो के कहने की कि मुझे पुलिस के ऊपर एतबार नहीं है, किसी और इदारे से तफ्तीश कराई जाए? तो क्या उस सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया उस जज को? अगर उस जज की डिमांड बिल्कुल नाजायज थी और उसने अगर पुलिस में अदम एतमाद का इजहार किया, तो फिर तो असूलन उस जज को डिसमिस कर देना चाहिए था, और वो तो सर्विंग। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, मेरा सवाल अपनी जगह पे खड़ा है कि लोग इस दफा क्यों एतबार करें आपका कि आपने दोबारा कनाडा के आपकी लीडरशिप ने टिकट नहीं कटवाए? करें कि 76 कश्मीरी शहीद हो गए हैं, तो क्या आज आप एतबार आपका उठ गया है कश्मीरी मुजाहिदीन से? क्या कश्मीर के कॉज से आपका एतबार उठ गया है? क्या कश्मीर में जुल्म नहीं हुआ? क्या कश्मीर को पाकिस्तान इस्तिस्वाब राय का हक नहीं मिलना चाहिए कश्मीरियों को? इसी तरह खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, ये एप्पल और ऑरेंजेस की नहीं, आपने तो एप्पल और वाटरमेलन वाला मामला इसका कर दिया। सवाल मेरा बड़ा नहीं है, डायरेक्ट बात यह है कि इंसाफ के लिए वो सीनियर सिविल जज अब क्या करे? पिस्तौल उठाए और जजों को गोलियां मारना शुरू कर दे? वो तो अपना रोना ही लेके जा सकता है ना अदालत में। हम एहतजाज ही कर सकते हैं, हम क्या करें? आप तो अदालत में उस वक्त जब धरना कर रहे थे खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, आपने अदालत का दरवाजा उस वक्त नहीं खटखटाया, आपने तो GHQ का जाके दरवाजा खटखटाया था। हमने नहीं खटखटाया था, यह भी मैं चैलेंज कर दूं। अरशद शरीफ साहब, यू आर मेकिंग अ वेरी बिग एलिगेशन and you need to substantiate this allegation. ताहिरुल कादरी साहब हमने नहीं खटखटाया राहिल से। GHQ एक मिनट जरा सुन, हमने कतन नहीं खटखटाया था। फिर and I challenge you on that. चलें एक मिनट जरा ये बात सुने, प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाइएगा। कादरी साहब जब कह रहे थे 3.5 घंटे की, मेरे काजा सुन ले गंडापुर साहब, 3.5 घंटे की आर्मी चीफ से जनरल राहिल से मुलाकात हुई। क्या कहा था कादरी साहब ने उस मुलाकात के बाद? आइए जरा सुनते हैं। मैंने ले जाके जनरल राहिल शरीफ साहब को सबसे पहले FIR दिखा दी और उनको बता दिया कि कितना बड़ा फ्रॉड किया है। अगर पहले कदम पर वो ये फ्रॉड कर रहे हैं तो आगे उनकी सूरत हाल क्या होगी। आर्मी चीफ ने वो सारी FIR देख ली, उनको पूरी समझ थी इस बात की, और वो खुद हैरान रह गए कि ये सरासर धोखा हुआ है। और सुबह इंशाअल्लाह सबसे पहली बार वो इस FIR को कैंसिल करवा के सही FIR को दोबारा दर्ज करवाने की करेंगे। दूसरा 3.25 घंटे इस पर लगे कि पूरा एजेंडा इनके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों की छुट्टी कराने से लेकर पूरे इनकलाबी इस्लाहात का मुकम्मल एजेंडा
अकाउंटेबिलिटी का, एहतिसाब का, गरीबों के 10 निकात का, रिफॉर्म्स का, नेशनल गवर्नमेंट का, पूरे इनकलाब का एजेंडा एक एक आइटम तफसील के साथ डिस्कस हुआ। इस पर 3.25 घंटे लगे। जी, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, आपने 3.5 घंटे की इस मुलाकात का हाल ताहिरुल कादरी साहब की ज़बानी सुना। अब आप फैसला कर लें, आपसे ही कह रहे हैं या ताहिरुल कादरी साहब। मैं वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद आके यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, आपने ताहिरुल कादरी साहब को सुना, 3.5 घंटे की मुलाकात का हाल सुनाया उन्होंने। जी, मैं थोड़ा सा इसमें अरशद शरीफ साहब आपकी मेमोरी को जॉग कर दूं। अगर आप याद कीजिए, ये जो इंटरवेंशन की दरख्वास्त थी ये हमारी तरफ से नहीं आई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में इस डेडलॉक का जिक्र किया था और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जिसके नतीजे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारे लीडर्स को इनवाइट किया। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा सवाल जो बुनियादी था खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, दोबारा आपने आर्मी चीफ साहब से पूछा कि जनाब ये 3.5 घंटे की मुलाकात के बाद फॉलो अप किया है? नहीं, दोबारा हमारा राब्ता नहीं है। राइट। निसार खोड़ो साहब, मामलात यहां पे खड़े हैं, अब ये वाली तहरीकें दोबारा से शुरू होगी। आपने कहा इनका राइट है, तो सिर्फ ये एहतजाज कब तक चलते रहेंगे? देखिए सर, मैं आपसे इस वक्त भी कह रहा हूं और पहले भी कह चुका हूं, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो किसी को कि इंटरवेन करो, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर्स थे, रोड पे खड़े थे, अवाम के साथ खड़े थे, उनको उस तरफ नहीं जाना चाहिए था। जो ताहिरुल कादरी साहब ने कहा कि 3.5 घंटे की मुलाकात में हमारी एक एक इशू पे बात हुई, हमने शरीफ बरादरान को हटाने की बात पे बात की, हमने नेशनल गवर्नमेंट बनाने की बात की, हमने ये किया, हमने ये किया, ये सारी चीज़ें मैं इसको अनडेमोक्रेटिक समझता हूँ और ये किसी तरह से भी पॉलिटिकल लीडर्स को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। हम इसी वजह से कहते थे कि जब इमरान खान साहब कहते कि जी रेफरी का उंगली उठेगा, तो हम इसी वजह से उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे। इसी वजह से शायद आप इन दोनों के साथ अब भी इस कश्मकश का शिकार हैं, खड़ा होना है या नहीं होना, या अलग रास्ता इख्तियार करना है। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, जी, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, देखें हम ये सड़कों पे इसी तरह चलते रहेंगे मामला? देखें, पहली बात तो ये है, लॉयर्स मूवमेंट में क्या हुआ था, वो किसकी इंटरवेंशन से मामला ठीक हुआ था? तो वो तो पीपीपी को एक्सेप्टेबल था। उसके बाद मामला सेटल हो गया ना। एहतजाज के जो मौके हैं वो कब लोगों के सामने आते हैं? जीएचक्यू का एक रोल होता है। नहीं, मेरा मतलब रोल, अगर डेडलॉक हो गया में रोल होता है, अगर डेडलॉक हो गया और आपकी हुकूमत जमहूरी हुकूमत है, अब जमहूरी हुकूमत अगर दोबारा डेडलॉक आता है तो जनरल राहिल एक दफा फिर किरदार अदा करेंगे और इनसे कहेंगे कि उनसे कहा जाएगा। देखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कहा था, मैंने कोई नहीं कहा। नहीं, अब आईएसपीआर की ट्वीट क्या आई थी? मैं प्राइम मिनिस्टर को मानूंगी, आईएसपीआर की ट्वीट को मानूंगी। देखें, आई एम सॉरी, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट अल्लाह के नामों के नीचे वज़ीर आज़म ने कहा। फ्लोर ऑफ द हाउस का मतलब फ्लोर ऑफ कोई और प्लेनेट है? अल्लाह ताला के नाम में नाम लिखे हुए, उसके नीचे वज़ीर आज़म मान लिया ना जी, मैंने मान लिया, पर उधर से भी एक ट्वीट आ गई, वो तो ट्विटर पे थी, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। यानी आर्मी चीफ खुद क्यों बुलाएगा, बताइए? आर्मी चीफ सुलह कराने के लिए दो पार्टीज के लीडर्स को क्यों बुलाएगा? इस पे अगर आर्मी चीफ का कोई पूरा सच कौन बोल रहा है? नहीं, अगर आर्मी चीफ का कोई और इरादा है, पूरा सच कौन बोल रहा है इस पे? अगर आर्मी चीफ का कोई और इरादा है तो फिर वो सुलह नहीं करवाएंगे, उनके पास और ऑप्शंस बड़ी होती हैं। ये सबके सामने हुआ। निसार खोड़ साहब, वेरी क्विकली, 30 सेकंड है मेरे पास। एक ट्वीट पे सच बोला जा रहा है या वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे सच बोला? पूरा सच किसने बोला? अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि